बहुत ही विशेष कार्यक्रम लैंड सर्वे समस्या और समाधान। आपकी हर उलझन की परेशानी या समस्या, जो कुछ भी आपको हो रहा है, सारी परेशानियों का समाधान आज इस शो में हमारे माध्यम से होने जा रहा है। आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश किया जा रहा है हमारी तरफ से। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। किसी भी तरह की लैंड सर्वे से जुड़ी हुई आपकी समस्या हो, आप जरूर इस नंबर पर कॉल करिए और कॉल करने के बाद आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और हमारे साथ खुद भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव जुड़े हुए हैं, यानी कि जय सिंह लगातार हमारे साथ हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि थोड़ी ही देर पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान किया भी है। इसलिए आप भी लगातार अगर इस वक्त हमें देख पा रहे हैं तो कॉल करिए और अपनी समस्या का समाधान हमारे शो के माध्यम से लीजिए। बिल्कुल, देखिए, और अलग अलग कुछ जिले हैं शुभी, वहां से भी कई परेशानियां सामने आ रही है, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए। और ऐसे में लैंड सर्वे में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो जमीन के कागजात को लेकर के हो रही है। और मोतिहारी के रहने वाले हैं मोहम्मद नाशिम अख्तर। हमारे रिपोर्टर के सवाल पर उनके प्रशासन से कुछ शिकायतें भी सामने आई, वो कुछ क्या कह रहे हैं वो भी थोड़ा देखते हैं। सर्वे तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन सरकार को सबसे पहले जो है जितना जमाबंदी है और जो है खाता खेसरा जितना कागजात है जो जिला में लोग दौड़ रहे हैं, प्रखंड में दौड़ रहे हैं, हर पंचायत वाइज सरकार वहाँ पर उपलब्ध करा दे, ताकि वहाँ के ग्रामीणों को दिक्कत नहीं हो, इधर नहीं जाए। दूसरा का मामला ये है कि न्यायालय में जो मामला फंसा हुआ है उसका मामला जो है निदान करा दिया तब जाते बेहतर होता। सर्वे तो बहुत जरूरी चीज है। तो लगातार लोगों की शिकायतें हम आपको सुनवा रहे हैं, कभी फोन के माध्यम से, कभी उनसे बातचीत कर। और जय सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं उनका रुख करना चाहूंगी। जय सिंह जी, एक सवाल ये भी है कि रिटर्न कागजात को लेकर भी बहुत सारी उलझनें लोगों के मन में हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? अभी जैसे एक दर्शक ने आपको बताया कि पंचायतों में ही जो है कागजात उपलब्ध होने चाहिए, तो इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में बिहार में राजस्व से संबंधित लगभग 15 करोड़ पन्ने जो हैं वो स्कैन करके ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और पंचायतों में वसुधा केंद्रों के माध्यम से उनको एक्सेस किया जा सकता है और ऑनलाइन उस खतियान की और अन्य राजस्व दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की जा सकती है। तो ये सुविधा पहले से ही चल रही है। लोगों को संभवतः जानकारी कम होगी, तो हम लोग लगातार समाचार माध्यमों के माध्यम से इसका प्रचार भी कर रहे हैं। लोग अपने पंचायत में ऑनलाइन विधि से उस दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हैं। जय सिंह जी, एक सवाल है कि अगर जमीन का बंटवारा जो है वो आपस में परिवार में भाइयों के बीच नहीं हुआ है, तो क्या अगर जमीन सर्वे का जो कागजात है वो अलग अलग जो भाई हैं वो क्या अलग अलग प्रस्तुत करेंगे, या फिर वो संयुक्त तौर से कोई एक भाई जो है वो प्रस्तुत कर सकता है? संयुक्त रूप से कोई भी एक भाई प्रस्तुत कर सकता है, बस उसमें यह ध्यान रखना होगा कि तीनों भाइयों का उल्लेख हो। ऐसा नहीं हो कि जो भाई प्रस्तुत कर रहा हो वो अन्य भाइयों का उल्लेख न करे। तो अगर यह नहीं हो तो कोई एक व्यक्ति भी उसको कर सकता है। तो चलिए जय सिंह जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी इस वक्त मुजफ्फरपुर से हमारे साथ है। मीनाक्षी, क्या प्रश्न है आपका? मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। अभी हम सुन रहे थे कि जय सर ने बकास को लेकर कहा कि जमींदार और रैयतों के बीच में कागजात दिखाने होंगे, लेकिन जमीन 20 साल से मेरे दादाजी के नाम से है, जिसका पिछले 20 साल से आखिरी केवाला और रसीद जो है वो मेरे पास है, तो फिर खाता किस नाम से खुलेगा? जी देखिए, बकास ज़मीनों के बारे में मैंने पहले बताया। बकास ज़मीनों के मामले में 2014 में सरकार ने विधि विभाग के मंतव्य से एक लंबा चौड़ा सर्कुलर निकाला है जिसमें उसकी स्थिति स्पष्ट की गई थी। बकास ज़मीनें ऐसी ज़मीनें हैं जो आज़ादी के समय ज़मींदारों के कब्जे में थी, लेकिन ज़मींदार की नहीं थी। तो उनको उन ज़मीनों को डिक्लेयर करना था और उन ज़मीनों को रेंट जो है, लगान जो है वो निर्धारण कराना था सरकार के द्वारा, ताकि जो ज़मींदार हैं वो रैयत बन जाएं और सरकार जो है उस मामले में ज़मींदार बन जाए और एक संबंध स्थापित हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद वो ज़मींदार स्वतंत्र हैं उस ज़मीन का कोई भी डिस्पोजल करने के लिए। वो उसको बेच भी सकते हैं, चाहे तो किसी अन्य को दे सकते हैं। तो यह जो था ये उस समय जो निर्धारित किया गया, वो वर्तमान में कई सारे लोग हैं जो बताते हैं कि यह 10 साल से 15 साल से 20 साल में हमारे दखल कब्जे में है। बट जो सेल डीड उन्होंने क्रिएट की है वो किससे की है, मतलब जिसने उनको बेचा है, क्या वह ज़मीन उसके पास थी? क्या वह खतियान में तो बकाश्त ही होगी, तो वह ज़मीन उसके पास कैसे आई, इसको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो अगर 20 साल पहले का भी कोई सेल डीड है तो निश्चित रूप में विक्रेता कौन है ये इनको देखना है, और विक्रेता को क्या उस ज़मीन पे बेचने का अधिकार था
यह भी जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही समस्या सरकारी ज़मीनों के बारे में भी है। किसी ने सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी सरकारी ज़मीन की, अब वो ज़मीन सरकार की है, ज़मीन तो बेचने वाले की है ही नहीं। तो केवल मात्र किसी सेल डीड के आधार पर अगर यह धारणा बना ली जाए कि नहीं सिर्फ हमने खरीद लिया है इसलिए यह मेरी हो गई, यह मेरे विचार से मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। चलिए बिल्कुल, राजीव रंजन वैशाली से हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव जी, क्या प्रश्न आपका? हाँ, राजीव रंजन बिद्दुपुर से बोल रहे हैं। मेरे दादाजी 5 भाई थे और हम लोगों का अपने अपने खेसरा पे पकड़ है, लेकिन जमाबंदी 5 भाई का एक साथ है। तो क्या हमें पहले जमाबंदी अलग करवाना होगा न, या फिर सर्वे टीम के पास सब लोग के हिस्से में जो जो पकड़ वाली जमीन है वही जमीन हम लोग पेश कर दे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा? जय सिंह जी। जी बिल्कुल सही समझा आपने। आपको अलग जमाबंदी कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर सभी भाई अलग अलग ज़मीन पे काबिज हैं, शांतिपूर्ण दखल कब्जा और खेती कर रहे हैं, तो एक वंशावली बना करके और एक शेड्यूल बना दें जिसमें कि सबका हिस्सा दर्शाया गया हो। उसके आधार पर इस सर्वे खतियान में आपका अलग अलग नाम चढ़ जाएगा। अच्छा, मौखिक बंटवारे को लेकर के भी एक सवाल उठ रहा है कि मौखिक बंटवारा करके हम अलग अलग ज़मीन पर अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन वो शेड्यूल बंटवारा नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या मौखिक बंटवारा वो मान्य होगा? अगर मौखिक बंटवारा ही अगर हुआ है तो क्या फिर वो संयुक्त रूप से वो खाता खुलेगा? जी देखिए, मौखिक बंटवारा अगर हुआ है और उस बंटवारे के हिसाब से लोग आज अपनी ज़मीनों पर शांतिपूर्ण रूप से दखल कब्जे में है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो एक स्वघोषणा पत्र में इस आशय का एक पत्र लगा करके एक बना के दस्तावेज पर साइन करके आप लगा देंगे तो उसके आधार पर सर्वे खतियान में आपका खाता खोला जा सकता है। बस शर्त यही है कि उस बंटवारे के हिसाब से, मौखिक बंटवारे के हिसाब से कब्जा हो और शांतिपूर्ण हो, किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। जी जय सिंह जी, दस्तावेजों को लेकर बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इस पूरे सर्वे के दौरान दस्तावेज की बहुत अहम भूमिका है। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो लोगों के पास है ही नहीं। कुछ दस्तावेजों को लेकर लोग लगातार यही कह रहे हैं कि बाढ़ के पानी में बह गए, खतियान हो या जमाबंदी हो, तो वैसे कंडीशन में, वैसी सिचुएशन में इन लोगों को क्या करना होगा? क्या उन्हें फिर से दस्तावेज बनवाने अनिवार्य है? देखिए, एक उपाय तो यह है कि अगर कोई दस्तावेज नष्ट हो गया है तो उसकी प्रति रहती है। जैसे अगर खतियान किसी का नष्ट हो गया तो खतियान की प्रति जिला अभिलेखागार में रहती है, और अभी जैसा मैंने बताया कि भू अभिलेख का जो पोर्टल है बिहार का, वो उस पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो वहाँ से देख सकते हैं। जमाबंदी आपके पास अगर नहीं है तो सारी जमाबंदियाँ ऑनलाइन है, कोई भी कभी से कहीं से भी देख सकता है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं समस्तीपुर से, उनका रुख करूंगी। समस्तीपुर से उमाशंकर जी हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी, क्या परेशानी है आपकी? हम लोगों का चकबंदी 77-78 में हो गया था जी। हम लोगों का चकबंदी हो गया था 77-78 में, लेकिन उसके खतियान में नॉट फाइनल लिखा हुआ, तो उसका कैसे सर्वे होगा? बंदी सर्वे को लेकर सवाल जय जी। चकबंदी में मैंने हो गया था ना, तो उसमें नॉट फाइनल लिखा हुआ में उस जमीन का सर्वे पुराने नंबर से होगा कि नए नंबर से होगा? चलिए ठीक है, जय जी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर चकबंदी हुई थी लेकिन फाइनल नहीं हुई थी तो उसकी कोई विधिक मान्यता नहीं है, और चकबंदी वाले मामलों में ये निश्चित रूप से यह देखा जाएगा कि अगर चकबंदी हुई है तो क्या उसके आधार पर जमाबंदी कायम है, दखल कब्जा है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तभी चकबंदी वाले खतियान की मान्यता होगी, अन्यथा जो पूर्व में लागू जो खतियान है जिसके आधार पर जमाबंदी, कब्जा और खरीद बिक्री, ये 3 चीज़ें अगर चल रही हैं तो वही उसी खतियान को माना जाएगा। चलिए, पटना से धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ है। धर्मेंद्र, आपका सवाल? हाँ, सवाल ये है कि मेरा जमीन जो है मेरे मामा जी के नाम से था और मेरी माँ के नाम पर वो रजिस्टर्ड डीड से ट्रांसफर किए। उसमें एक प्लॉट का नंबर वो रजिस्टर्ड डीड में मेंशन नहीं हो पाया है। चौहद्दी वगैरह, रकबा वगैरह सब चीज है, लेकिन वो एक प्लॉट नंबर छूट गया है और म्यूटेशन अभी तक मैंने नहीं हुआ है, तो उसका क्या समाधान होगा? बिल्कुल, जय जी। जो प्लॉट आप बता रहे हैं कि मिसिंग है, या तो आप दोबारा उसका दस्तावेजीकरण करा सकते हैं, उस प्लॉट का उल्लेख करते हुए एक डीड क्रिएट कर सकते हैं, उसके आधार पर दाखिल खारिज भी हो जाएगी। जय जी, एक सवाल और है कि कुछ लोग बाहर रह रहे हैं,
बिहार से बाहर रह रहे हैं, अलग अलग जगह पर नौकरी पेशा है वो, तो क्या उनको अब घर जाने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर उनके 2-3 भाई भी अगर हैं तो वो 2-3 भाई क्या कर रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो कैसे मॉनिटर कर सकेंगे चीज़ों को कि क्या अगर भाई भी दे रहे हैं तो वो कागजात सही दे रहे हैं, वंशावली सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, वो कैसे देखेंगे? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग भी बिहार से बाहर हैं, कहीं भी हैं, उनको किसी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको यहाँ पर आने की भी ज़रूरत है। उनको करना ये होगा कि इसमें जो सबसे पहली चीज़ स्व घोषणा समर्पित करना है, जिसमें अपने से खुद से बनी हुई वंशावली समर्पित करनी है, वो ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं। स्व घोषणा को एक कागज़ पे बना सकते हैं या फॉर्मेट दिए हुए हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उस पर टाइप करा लें, जैसे भी उचित समझें, और उस दस्तावेज़ों को एक साथ करके एक PDF बना करके वेबसाइट पर अपलोड कर दें। उनका यहाँ तक का काम इससे हो जाएगा। अब इसके बाद अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसका पता उनको चल जाएगा। वो इस प्रकार से चलेगा कि जब इसमें एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा या उससे भी पहले जब लोगों को LPC यानी लैंड पार्सल मैप बांटे जाएंगे और खाना पूरी पर्चा बांटा जाएगा, ये प्रक्रिया आज से करीबन 2.5-3 महीने 4 महीने बाद होगी। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑनलाइन अपना सारा दस्तावेज का प्रति लगा के स्व घोषणा समर्पित करें, उसके बाद इंतज़ार करें। जब खाना पूरी पर्चा ऑनलाइन पब्लिश होता है तो उसको देख लें कि उसमें उस प्लॉट पर किसका नाम है। चलिए, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी पटना से। सत्यजीत कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सत्यजीत, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है, ये हम परिवर्तन किए हैं, 2010 तक का रसीद मेरे पास है जी, तो और पेपर मेरे पास नहीं है। उसका हम परिमार्जन में एप्लीकेशन किए थे तो उसका मैसेज आया कि आपका काम हो गया है, लेकिन मेरा रकबा में कमी है और नाम में सुधार करना, तो नाम तो सुधर गया लेकिन रकबा सही नहीं किया गया है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? जी जय सिंह जी। अगर रकबा ठीक नहीं किया गया है तो अभी वर्तमान में परिमार्जन प्लस करके एक अपग्रेडेड वर्जन जारी किया गया है विभाग की तरफ से। आप उस पर अप्लाई कर दें दोबारा, और वो मुझे लगता है 20 से 25 दिनों के अंदर उसका निराकरण हो जाएगा, रकबा आपका चढ़ जाएगा, दिखने लगेगा। रसीद अगर अद्यतन नहीं है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी रसीद है उसके आधार पर स्व घोषणा जरूर समर्पित करें। चलिए, हम आशा करते हैं सत्यजीत जी आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। जयसिंह जी, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि वंशावली से संबंधित लोगों को बहुत सारी परेशानी आ रही है। एक मुख्य समस्या ये भी है कि उसमें बहन की भी हिस्सेदारी है। इस परेशानी का क्या समाधान है? देखिए, बहन की हिस्सेदारी है तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, और ये तो कानून है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो संशोधन हुए 2005 में, उसके बाद से यह एक विधि बन चुकी है, कानून बन चुका है, तो उसका पालन हम सभी लोगों को निश्चित रूप से करना होगा। और मैं नहीं समझता इसमें कोई परेशानी है, ये तो देना पड़ेगा इसमें जी वंशावली में। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मधुबनी से जुड़े हुए हैं। सर, क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न ये है, जो 1888 में जो सर्वे हुआ था उसमें हमारे दादा के परबाबा के नाम से खतियान है, और सर्वे में व्यक्ति ने खतियान खुलवा दिया है, तो क्या ये जमीन हमें वापस मिल सकती है क्या? जी जय सिंह जी। पड़ेगा कि वो खतियान में आपके बाबा या परबाबा का नाम है, लेकिन क्या उसके बाद उस जमीनों का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है क्या, ये देखना पड़ेगा। यदि उसके बाद से उस ज़मीन की कोई खरीद बिक्री हुई है और ख़रीदने वाला व्यक्ति आज के समय में उस ज़मीन पे उसका कब्जा है, उसके नाम की जमाबंदी आदि है, तो फिर वो उसी की मानी जाएगी। तो अगर आप देख लें, परीक्षण कर लें कि आपके परबाबा के नाम की ज़मीन की वर्तमान में क्या हालत है, कौन उस पर काबिज है और उसके पास कोई उसका विधिक प्रमाण है कि नहीं है। जैसे शुभी ने थोड़ी देर पहले सवाल बहन बेटियों को लेकर के पूछा, लेकिन अगर जब हम कई पीढ़ियों पीछे चले जाते हैं तो परबाबा की अगर बहन हो, कोई और हो, उनकी मृत्यु अगर हो गई हो, अगर उनके कोई और बेटे हो, तो क्या उन तक पहुंचना ज़रूरी होगा? एनओसी लेने की भी एक बात सामने आ रही, क्योंकि कई बहन बेटियां जो हैं वो जानती हैं कि परिवार ने शादी की या फिर वो नहीं लेती हैं, तो उनको एनओसी को लेकर के क्या वो प्रोसेस होगा और क्या वो उस पिछले पीढ़ी दर पीढ़ी जो बहन है जी राहुल, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। सबसे पहले सहरसा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। क्या प्रश्न है सर आपका? नरेश जी। मेरा नाम नरेश कुमार हुआ। जी जी। 97 में एक रजिस्ट्री हम कराए 2 भाई के नाम से, जिसमें मेरा नाम, हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, जिसमें मेरा नाम नरेश कुमार की जगह गणेश कुमार हो गया है, तो नया सर्वे में वो कैसे सुधार होगा?
वाली डीड में आपका सेल डीड में जो नाम है वही नाम जो है उसी को कंसीडर किया जाएगा। अगर चाहते हैं आपकी उस नाम में या उस सेल डीड में बाकी किसी चीज़ में कोई भी चेंज हो तो उसके लिए आपको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सर्वे के दौरान उसमें अपने से कोई चेंज करना संभव नहीं होगा। तो नरेश जी, आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा, हम आशा करते हैं। तो सर, राहुल आपसे ये सवाल कर रहे थे कि एनओसी को लेकर क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जो वास्तविक स्थिति ये है कि एक विधिक पहलू है। विधिक पहलू ये है कि जब वंशावली बनाई जाएगी तो उस वंश में जो भी महिला पुरुष सभी सदस्य हैं सबका नाम आएगा। अब यह महिला के ऊपर है, अगर वो अपना हिस्से पर कोई दावा नहीं करना चाहती है तो इसके लिए स्वतंत्र है, उसको कोई बाध्यता नहीं है। अगर इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का कागजात अगर प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन वंशावली में हम लोग ये सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है महिलाओं का नाम ही नहीं शामिल कर रहे हैं जी। तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा और कानूनी रूप से वाकई ये कानूनन तौर पर गलत है, सही नहीं। और एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, सहरसा से वो हैं। क्या प्रश्न है सर आपका? अमित जी, क्या प्रश्न है आपका, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि हमारा बकास जमीन है और उस जब अमित जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, आवाज मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरा सवाल ये है कि हमारा जो जमीन है औरंगा, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है, आप सवाल करें। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि हमारा औरंगाबाद में अपना जो टीवी का वॉल्यूम है उसको आप कम कर दें और उसके बाद सवाल पूछिए। सारे दर्शकों से अपील है जी। मेरा सवाल ये है कि हमारा औरंगाबाद में 27 एकड़ खतियानी जमीन है और उसके वंशज लोग हैं, लेकिन उस जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा है और उस पर हमने सिविल कोर्ट, हम लोग को उस पर डिग्री भी हुआ है लेकिन कब्जा नहीं हो पाया है। इसमें क्या करना होगा? बिल्कुल, जय जी। देखिए, सिविल कोर्ट से अगर कोई डिग्री आपके फेवर में है तो आप एग्जीक्यूशन सूट फाइल करके उसको लागू कराएं, उसकी विधिक प्रक्रिया है। अगर कानून आपके पक्ष में है, न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में है तो आप उसको लागू करा सकते हैं। उस प्रक्रिया का पालन करें, एग्जीक्यूशन केस फाइल करें और एग्जीक्यूट कराएं, उसके माध्यम से आपका निराकरण हो जाएगा। चलिए, पूर्वी चंपारण से आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल है कि जो खरीदगी जमीन है और जिस खारिज किसी कारणवश नहीं हुआ है तो वैसे अब क्या किया जाए? जैसे मान लीजिए आजकल के दाखिल खारिज में जो अधिकारी लोग हैं काफी रुपए की डिमांड कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होगी? देखिए, अगर किसी वजह से दाखिल खारिज नहीं भी हो पाया है तो आप स्वघोषणा में उस चीज़ को समर्पित करें। आपको सिर्फ यह एश्योर हो जाना होगा कि आपने ज़मीन जिस व्यक्ति से खरीदी है उस ज़मीन पर उस व्यक्ति का दावा था कि नहीं, वो उस ज़मीन का मालिक था कि नहीं और बेचने का राइट था कि नहीं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां लोगों ने इससे ऐसे व्यक्ति से ज़मीन खरीद ली है जो उसकी थी ही नहीं, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। अगर आपने सही व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है, किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं भी हो पाया है, तो आप स्वघोषणा में इस बात को लिख करके समर्पित करें। बाद में जब सत्यापन होगा तो इसमें जो प्रक्रिया है वो अपना करके इसकी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, जय जी, पहले जो बात हो रही थी एनओसी को लेकर के, बेटी बहनों के एनओसी को लेकर के, क्या वो एनओसी जब जमीन सर्वे के कागजात जमा किए जा रहे होंगे सर्वे शिविर में, क्या उसी वक्त तो जमा करना होगा? नहीं, देखिए, बाद में भी जमा कर सकते हैं। सर्वे जो है एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। हम लोग ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी दस्तावेज नहीं हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो स्वघोषणा समर्पित करने की तिथि है उसमें भी हम लोग ये सुन रहे हैं कि लोगों से ये कहा जा रहा है कि इसमें जल्दी करिए, नहीं तो अगर पिछड़ गए, देर हो जाएगी तो नहीं हो पाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी कम से कम नवंबर तक हम लोग ये स्वघोषणा लेंगे। सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से हमारे साथ सत्येंद्र जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। सत्येंद्र, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी है कि हमारे पिताजी एक जमीन लिए थे 72 में जी, और जमीन का हम लोग को तो कुछ पता नहीं था, जमीन का कागज हम लोग के पास नहीं। तो आपके पास जमीन के कागज नहीं है? नहीं जी, जय सिंह जी। कब्जा में तो है।
इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर 72 में कोई एक सेल डीड हुई थी, कोई क्रय विक्रय हुआ था, तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑफिस से इसका पता करके उसकी एक डुप्लीकेट प्रति निकलवा सकते हैं। तो सत्येंद्र जी, आपकी और भी कोई समस्या है? तो चलिए एक एक करके लगातार पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी परेशानी हमारे साथ साझा कर रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार कर रहा है। सर, एक सवाल ये भी है कि कई लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि सर्वे के दौरान भी अगर बंटवारे की बात वो चाहते हैं तो उस दौरान भी क्या बंटवारे का जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बंटवारा पहले नहीं हो पाया है। अच्छा, इस सवाल का जवाब हम आपसे बाद में लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नीरज कुमार पटना से एक कॉलर जुड़ गए। नीरज, क्या प्रश्न है आपका? जी नीरज जी, तो सर बंटवारे की प्रक्रिया क्या सर्वे के दौरान भी की जा सकती है? निश्चित रूप से अगर बंटवारे में कोई विवाद नहीं है, उसमें कोई विधिक प्रश्न नहीं है, आपसी सहमति है और सहमति वाले पत्र पर सभी लोगों ने अगर हस्ताक्षर करके एक बंटवारानामा तैयार कर लिया है तो उसके आधार पर भी वो अपना अलग अलग दावा पेश करके खाता खुलवा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम अलग अलग समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल, कुछ प्रश्न अगर आपके पास है एक तो। सवाल जय जी ये भी है कि अगर हम अंचल कार्यालय की बात अगर करें तो चाहे सीओ को लेकर के कई शिकायतें आ रही हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के शिकायतें आ रही है कि पैसे की वहां पर मांग की जा रही है, काम नहीं किया जा पा रहा है। इस बीच दिवाली है, छठ है, कई तरीके की छुट्टियां हैं और ऐसे में भीड़ भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। इसको सुलझाने का क्या तरीका है? देखिए, सर्वे की प्रक्रिया में सबसे पहले तो ये स्पष्ट मैं कर दूं कि इसमें अंचल का कोई रोल नहीं है। सर्वे की टीम बिल्कुल अलग है। अंचल में आप अप्रोच करते हैं या तो दाखिल खारिज के लिए, या तो परिमार्जन के लिए, या रसीद लगान का अद्यतन कराना है, इन सब कामों के लिए। तो ये सारे काम आप ऑनलाइन करा सकते हैं। दूसरा, अगर ये काम किसी कारण से पेंडिंग भी है, विलंबित भी है, तो उसके बावजूद आप सर्वे की प्रक्रिया में स्वघोषणा समर्पित कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है और केवल दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी उसकी मान्यता हम करेंगे। और चलिए पटना से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, रविकांत हमारे साथ हैं। रविकांत, क्या सवाल है आपका? सर, सवाल ये है कि हमारी है लेकिन उसको रसीद नहीं मिला है, केवाला है कि ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं? रविकांत, एक बार फिर से अगर आप प्रश्न करें तो स्पष्ट हो पाएगा कि आपका सवाल क्या है। जमीन किसी के 2021 में रजिस्ट्री किए थे जी, हम उसका रजिस्ट्री हुआ है, बट उसका अभी जो है कि म्यूटेशन नहीं हो पाया है। म्यूटेशन नहीं हो पाया। जय जी, देखिए, म्यूटेशन आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सेल परचेज के मामले में कई बार ऐसा होता है कि बेचने वाला व्यक्ति जो है वो बिना अपने अधिकार की ज़मीन को किसी को बेच देता है या फ्रॉड करके बेच देता है। इसका खुलासा तभी होता है जब दाखिल खारिज के समय आप उस ज़मीन को सामने ले आते हैं, तब अंचल के रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। तो अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है फिर भी आप स्वघोषणा समर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको बाकी साक्ष्य लगाने होंगे कि जिस व्यक्ति से आपने खरीदा है उसकी एक जमाबंदी चल रही थी, उसमें उतना रकबा था जितना उसने बेचा है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बेच दिया। ये सब काम आपको करना होगा, अन्यथा फिर आप दाखिल खारिज कराने के पश्चात कराएं। चलिए, बिल्कुल। अभी सर्वे हो रहा है, दाखिल खारिज हमने नहीं कराया, उसके लिए तो भागम भाग करने की फिलहाल जरूरत नहीं होगी? नहीं, उसके लिए भागम भाग करने की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन ये आप जरूर स्वघोषणा पत्र में दिखाएं कि वो जो जमीन आपके पोजीशन में है सेल डीड के माध्यम से, वो विक्रेता की थी और जो हिस्सा बेचा गया है वो विक्रेता का ही था। अच्छा, कुछ ऐसे भी कागजात है जो लोग बता पा रहे हैं कि वसीयतनामा कोई है, उसका प्रोबेट नहीं कराया गया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से सर्वे किया जाएगा? क्या उसको खाते में कैसे दर्ज किया जाएगा? जिसने वसीयत कराई है वो मृत हो गया, उसके वंशज अगर हैं? देखिए, उसमें एक तरीका ये हो सकता है कि अगर प्रोबेट नहीं है तो वैसे तो उस वसीयतनामे पर सवाल उठेंगे अगर प्रोबेट नहीं है तो, बट उसका एक समाधान ये हो सकता है कि उस वसीयतनामे में जिन लोगों को संपत्तियां मिली हैं, अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है और उस हिस्सेदारी के आधार पर वो आज अपनी अपनी ज़मीन पे काबिज हैं,
कोई विवाद नहीं है, तो उसकी मान्यता दी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो वही बात हुई कि अगर आज के समय में कोई मौखिक बंटवारे को लिखित रूप दे देता है और शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है तो उसकी भी मान्यता है, उसके आधार पर दाखिल खारिज भी होता है। तो यहाँ भी वही स्थिति होगी कि अगर कोई विवाद नहीं है तो उस वसीयतनामे के आधार पर जो संपत्ति जो धारित कर रहा है वो अपना अपना दावा पेश कर सकता है। सर, मोतिहारी से एक व्यक्ति अपनी समस्या बता रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं और उस प्रश्न का जवाब भी आपसे लेंगे। सरकारी कार्यालय से उनके जमीन के पेपर्स ही गायब हो गए। उनका ये कहना है ना खतियान मिल पा रहा है और ना ही जमाबंदी, जिससे दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी समस्या सुनते हैं। बिहार सरकार के जो भी कर्मचारी हैं वो कागजे को गायब कर दिए हैं, ना खतियान मिल रहा है, ना आपको ब्लॉक में जाइएगा तो किसी का एक ही मिलेगा, जमाबंदी और कॉपी 2 मिलेगा। बिहार सरकार के जो भी एम्प्लॉइज के पहले आए सब लोगों ने कागज खाने का काम किया और 50% मामला बिहार में न्यायपालिका में लंबित है। जब तक न्यायपालिका से डिस्पोजल नहीं होगा 50% सर्वे में किसी का नाम नहीं आएगा जो कानून में। तो जयसिंह जी, ना खतियान मिल रहा है और ना ही जमाबंदी मिल पा रही है, ऐसी समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? पहले तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपको ब्लॉक या अंचल में जाने की आवश्यकता अभी नहीं है। सबसे पहले ऑनलाइन माध्यम से खोजिए कि वो वास्तव में खतियान है कि नहीं। भू अभिलेख का जो वेबसाइट है उस पर जाइए, किसी वसुधा केंद्र के माध्यम से सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको जितनी जमाबंदियाँ हैं उनकी ऑनलाइन प्रति और जितने भी खतियान हैं, लगभग आज के समय में बिहार के 35,000 गाँवों के खतियान वहाँ उपलब्ध हैं, तो वहाँ खोजिए। अगर वहाँ नहीं होता है तब फिर विभाग में आप संपर्क कीजिए कि हाँ ये समस्या आ रही है, निश्चित रूप से उसका निदान निकाला जाएगा। बट मैं आग्रह करूँगा कि आप अंचल मत जाइए, आप ऑनलाइन विधि से पहले उसकी तहकीकात कीजिए, खोज कीजिए, उसके पश्चात अगला कदम उठाइए। लेकिन चलिए, जिस एक जो समस्या आई थी, एक जो शख्स बता रहे थे कि जमीन का कागज नहीं मिल रहा। जमीन का कागज नहीं मिलने का एक कारण ये भी हो रहा है कि किसी अगर भाई के पास वो कागज है वो दे नहीं रहे हैं, तो क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि कई जो आपराधिक प्रवृत्ति है जमीन सर्वे के साथ साथ वो भी थोड़ी थोड़ी जन्म ले रही है कि कोई कागज छुपा ले रहा है, कोई किसी भाई को डिटेल्स दे नहीं रहा है। इसका क्या रास्ता है? देखिए, इसका रास्ता एक ये हो सकता है कि जो भी कागज क्रिएट होता है राजस्व में या निबंधन में, उसकी कई प्रतियां होती हैं। तो अब सबसे पहला यह कोशिश सबसे पहले करनी चाहिए कि उसकी दूसरी प्रति कहाँ से मिल सकती है। क्या रिकॉर्ड रूम से अगर मिल सकती है तो वहाँ जा कर के, एक तो अगर दिक्कत है तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप रिकॉर्ड रूम में प्रयास कीजिए, अगर राजस्व के अभिलेख हैं तो ऑनलाइन प्रयास कीजिए, और अगर कोई ऐसा है जो भाई ने अगर उन्होंने रख लिया है, आपकी याददाश्त में अगर कुछ ऐसा है जो आपको याद है, मैं ये भी कहूँगा कि आप अपनी याददाश्त के भरोसे ही स्वघोषणा समर्पित करें जी। जब सत्यापन हम लोग करेंगे तब उस समय भी आपको मौका रहेगा, फिर आप सबमिट कर सकते हैं, बट आप इस अवसर को नहीं चूकिए। स्वघोषणा तो जरूर करिए, भले आधे अधूरे कहा जा रहा है कि दस्तावेज 3 दफा आप कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो क्या 3 बार में आप उसे सुधार सकते हैं? देखिए, इस प्रक्रिया में 3 बार दावा आपत्तियों का समय है और तीनों के दावा आपत्तियों के बीच में काफ़ी अंतराल भी है। 1 साल तक चलने वाला पूरी प्रक्रिया 1 साल तक चलेगी, तो 3 बार अब मौका है। 3 मौके में आप निश्चित रूप से अपने समर्थन में साक्ष्य तो दे ही सकते हैं। सर, तरह तरह की परेशानियां आ रही है। कतारबद्ध लोगों की तस्वीरें लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा पा रहे हैं, कैसे लोग परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक कतारबद्ध रहते हैं, लेकिन बावजूद उनका काम नहीं हो पाता, और यहां तक कि पैसों के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। और एक दर्शक हमारे मोतिहारी से हैं, मोहम्मद हासिम उनका नाम है, वो खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं कि कर्मचारी कागजात देने के बदले उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। पानी तो हो ही रही है, कागज पत्तर के लेके कर्मचारी भी पैसा मांग रहा है सब करने के लिए, इसी के चलते बहुत दिक्कत था। तो सर, आपने सुना होगा कि पैसों की लेन देन की बात भी सामने आ रही है, तो क्या कहीं पर भी पैसों की जरूरत है इस पूरे सर्वे के दौरान? देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का पैसा देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो कर्मचारी लोगों को अगर परेशान कर रहे हैं तो एक तो लिखित शिकायत जरूर कीजिए जिले में समाहर्ता के पास, बंदोबस्त पदाधिकारी के पास। दूसरा, आप उसके पास जाने से पहले ऑनलाइन जो उपाय हैं उसको देख लीजिए एक बार।
अगर ऑनलाइन कोई चीज उपलब्ध नहीं है तभी आप कर्मचारी के पास जाएं, अदरवाइज आप सर एक समस्या ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, और अगर जानकारी होती भी है तो उसे वो पूरे अच्छे बेहतर तरीके से वो उसे प्राप्त नहीं कर पाते। दस्तावेजों की बात करनी या किसी भी क्या इन चीजों को सही करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई आधिकारिक व्यक्ति है जहां वो पहुंच सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं? देखिए, एक तो तरीका ये है, हम लोगों ने ऐसे लोगों को विशेष ध्यान में रखते हुए सभी वसुधा केंद्रों के साथ मीटिंग की है, और अभी आज भी एक वसुधा केंद्र के संचालकों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं जी। तो अगर लोग टेक्नोलॉजी में उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है तो भी वो वसुधा केंद्र पर जा कर के कम से कम अपने गांव का, अंचल का नाम और अपने प्लॉट के बारे में और अपने पूर्वज के बारे में अगर बताएंगे तो उतने से ही सर्च किया जा सकता है। मैं ये अनुरोध करूंगा कि लोग वसुधा केंद्रों का हेल्प लें और उसके माध्यम से समाधान कराएं। अगर नहीं है तो उसके बाद भी नहीं होता है तो आप सेटलमेंट अफसर से या फिर जिलाधिकारी से मिल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। जय जी, अगर ऑनलाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन अगर कोई हमारा डिटेल्स नहीं मिल पा रहा है, कोई डिटेल्स मिसिंग है या फिर उसमें कुछ गलती नजर आती है, तो ऐसे में जमीन का डिटेल नहीं चढ़ा है, वो लोग क्या करेंगे? उनके पास क्या तरीका है कि ऑनलाइन सारी डिटेल्स जो है वो चढ़ सकें? देखिए, अगर ऑनलाइन जैसे जमाबंदी पंजियां हैं ऐसी बहुत सारी जिसमें कि प्लॉट नंबर नहीं है, तो उसका एक उपाय यह है कि परिमार्जन प्लस के माध्यम से उन प्लॉट के बारे में सूचना दे करके आप आवेदन करें। उन आवेदन का निष्पादन होने पर जो जमाबंदी पंजी है उसमें वो सभी प्लॉट्स को चढ़ाया जाएगा। तो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन आज के समय में जमाबंदियों में है या गलत है, उसको सही करवाने का एक सबसे अच्छा उपाय परिमार्जन प्लस है, उसके माध्यम से आवेदन किया जाना चाहिए। बिल्कुल जय जी। और देखिए, अलग अलग जो लोग हैं शुभी, उनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी भी जो परेशानी है वो भी हम सुना रहे हैं। और छपरा में ही अगर बात करें तो वहाँ भी परेशानी हो रही है, और वहाँ से जो तस्वीर सामने आ रही है कि सुबह 6 बजे से ही सीओ दफ्तर के बाहर लाइन जो है वो शुरू हो जाती है, और वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं, बुजुर्ग वहाँ पर नजर आते हैं। वो क्या अपनी समस्या सुना रहे हैं, उसको भी एक वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बाकी मांझी जाते हैं तो वहाँ का जो सब खतियान फट गया, छपरा आते हैं तो छपरा का खतियान फट गया। और बताइए हम लोग क्या करें, इसका क्या उपाय होता है? हाँ, उसके बाद कोई भी आदमी जो है, कोई भी स्टाफ जो है सही ढंग से बात नहीं करता है। तो जय सिंह जी, आपने सुना कि अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि आपका खतियान फट गया है, आपके दस्तावेज हैं ही नहीं। तो जाहिर सी बात है परेशानी होगी, लोग परेशान हो रहे हैं। जी, निश्चित रूप से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने बार बार आग्रह किया है कि कर्मचारी अगर आपको ये बोल रहे हैं कि खतियान है ही नहीं, फट गया है, तो आप वसुधा केंद्रों के माध्यम से, अपने घर में लैपटॉप के माध्यम से कहीं भी ऑनलाइन विधि से पहले उसको सर्च कीजिए। दूसरी बात, अगर दुर्व्यवहार करने की है तो उसको काफ़ी गंभीरता से इस चीज़ को लिया गया है, और अभी हम लोगों ने जो हाल में बैठकें की हैं अंचल अधिकारियों की या अन्य पदाधिकारियों की, उसमें विभाग ने स्पष्ट बोल दिया है कि यदि इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं कि आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो काफ़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे माननीय मंत्री महोदय की तरफ से भी इस प्रकार की चेतावनी सभी अंचल अधिकारियों को दी गई है। छपरा से ही एक और बुजुर्ग महिला की बात आपको सुनवाते हैं, उनकी क्या परेशानी है, क्योंकि वो पिछले 2-3 दिनों से लगातार कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। क्या कह रही हैं आशा, उनकी बात सुनते हैं। सबके पूर्वज लोग के नाम से जमीन है, और यहाँ पर यही है कि भीड़ भाड़ में हम लोग कल भी आए थे और मेरा काम नहीं हुआ, वापस चल गए। फिर हम लोग आके आज भी लाइन लगे हुए हैं ताकि हम लोग का माने कि जो भी समस्या है वो अपना सर के लगे रखेंगे। जय सिंह जी, सवाल ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि सुबह से लाइन लगे हैं, 2 दिन से आना पड़ रहा है कार्यालय। जब सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही है तो ये लाइन लगाने का क्या चक्कर है, क्यों लाइन में लगना पड़ रहा है, क्यों लोगों को परेशानी हो रही है? देखिए, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं। अगर बार बार विभाग ये कह रहा है कि आप कार्यालय में नहीं जाइए, आपको किसी सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत नहीं है,
हम लोग बार बार कह रहे हैं कि किसी सर्टिफाइड खतियान की ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट रसीद की ज़रूरत नहीं है, एकदम हर हालत में दाखिल खारिज अद्यतन हो ही इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें आपको ऑनलाइन विधि से मिल रही हैं उसका प्रिंट निकालिए, उसको स्वघोषणा में लगाइए और अपलोड कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें स्थानीय रूप से बहुत सारे ऐसे लोग सक्रिय हैं जो इसके माध्यम से कुछ अपना लाभ उठाना चाहते हैं और जिसमें उन्होंने लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें फैलाई हैं। अदरवाइज सर्टिफाइड कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो न्यूज़ 18 आपसे एक बार फिर से अपील करता है कि किसी भी तरीके से आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इस सर्वे के लिए जो कुछ भी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही है। आप ऑनलाइन जाकर, अगर आप टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट नहीं है तो वसुधा केंद्र की भी चर्चा करने की है। आप वहां जाकर भी सहायता ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक और समस्या सामने आ रही है, राहुल, क्या समस्या है? बिल्कुल, ये छपरा के एक व्यक्ति हैं और वो ये कह रहे हैं कि जमीन उनके दादा परदादा के नाम पर है, लेकिन जमीन का रसीद नहीं कट पा रहा है। छपरा के अंचल कार्यालय में प्रमोद कुमार पिछले कई दिनों से वो चक्कर काट रहे हैं, वो अपनी परेशानी बता भी रहे हैं, उसको दिखाते हैं। पूर्वज लोग के नाम से जमीन है और रसीद भी नहीं कट पा रहा है और टापू घोषित है, इसलिए यहाँ आना पड़ा खतियान निकालने के लिए। और चलिए जय जी, एक परेशानी जिस भू अभिलेख पोर्टल की बात करें तो वहां एक परेशानी ये आ रही है कि अगर किसी अंचल का कोई मौजा है, कोई थाना है, उसका अभी तक अपडेट जो खतियान है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ का दिखाई दे रहा है, कुछ जिलों के अंचल का मौजा, थाना, सारी चीजें वो डिटेल्स निकल पा रही है, लेकिन कई ऐसे मौजा है उसके डिटेल्स नहीं निकल पा रहे हैं। क्या वो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है या फिर वो आने वाले समय में अपडेट किया जाएगा? इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, वर्तमान समय में अधिकांश अंचलों के जो अभिलेख हैं उनको अद्यतन उस पर चढ़ाया जा चुका है, अपलोड किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि ऐसे भी अंचल या कुछ ऐसे मौजे हों, गांव हो जहां का रिकॉर्ड नहीं दिख रहा हो, तो उसके बारे में अपने ज़िले के जिलाधिकारी को अगर अवगत कराएं उनके माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी पड़ताल करेंगे क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि जितने भी राजस्व अभिलेख जिला अभिलेखागारों में या अंचलों के पास हैं उन सारे को स्कैन करके इसी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तो अगर कुछ मिसिंग है तो हमारी जानकारी में ले आएँ, हम निश्चित रूप से इसमें मदद करेंगे। अजय जी, एक का ये परेशानी सामने आया एक शख्स का, वो ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले उन्होंने एक ज़मीन रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री जो ज़मीन कराई उन्होंने 5 डिसमिल उसमें रकबा लिखा हुआ है, लेकिन अब जब वो लैंड पर गए तो उसमें वहाँ पर 3 डिसमिल ही उनका ज़मीन नज़र आता है। तो जो नया सर्वे होगा वो 5 डिसमिल दिखाएगा, 3 डिसमिल दिखाएगा, वो क्या अंतर हो जाएगा? बिल्कुल रूप से, अगर मौके पर ज़मीन 3 डिसमिल ही है, ऐसा सुनने में आता है कि जब रजिस्ट्रेशन होता है, सेल डीड होती है, तो उसमें रकबे को, एरिया को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया जाता है, जबकि वास्तव में मौके पे उतनी ज़मीन होती नहीं है। तो वास्तविक रूप से जो ज़मीन दखल कब्जे में होगी, शांतिपूर्ण होगी, उसको ही माना जाएगा, न कि लिखित दस्तावेज में। चलिए, बिल्कुल। और उस भू अभिलेख की बात हम पूरी नहीं कर पाए थे कि क्या वो कुछ ऐसे मौजे हैं जिनका अपडेट खतियान उस पर नहीं दिख पा रहा है, वो नहीं निकल पा रहा है, निकालने अगर कोई जा रहे हैं तो उसकी परेशानी क्या आ रही है? ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे मौजे हो सकते हैं जिसका खतियान उस पर नहीं दिख रहा होगा। ऐसे कई हैं मौजे जहां का खतियान वास्तव में नष्ट हो गया है, लेकिन अगर उस चीज़ को हमारी जानकारी में ले आया जाएगा तो विभाग उसका कोई विकल्प तलाशेगा, कोई उपाय जरूर करेगा। तो वो जानकारी कैसे दे पाएंगे, विभाग तक कैसे पहुंचा पाएंगे? वो विभाग को सीधे भी पत्र लिख करके सूचित कर सकते हैं या जिलाधिकारी से संपर्क करके वहाँ सूचना दे सकते हैं और जिलों के माध्यम से हमें ये सूचना मिलेगी, या फिर आप बंदोबस्त कार्यालय में जाके वहाँ सूचना दे सकते हैं, उनके माध्यम से हमें सूचना मिल जाएगी। चलिए, बिल्कुल। शुभी, कोई सवाल आपका? हाँ, तो छपरा से एक किशोर यादव नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया है कि वो काफी दूर से आते हैं, भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि 10 बजे के बाद पहुंचने पर कोई काम नहीं हो पाता। क्या कुछ परेशानी है उनकी, पहले वो सुनवाते हैं। घर पड़ता है दूर, हम लोगों का लास्ट बॉर्डर पर घर है, मेहदार के सामने, बाबा महेंद्रनाथ का मंदिर के सामने, और 2 बार 3 बार हम लोग आए यहाँ। 10 बजे के बाद आने के बाद कोई चांस ही नहीं लगता है कि जमा हो फार्म ना। परसों हम आए थे, उसके बाद फिर आज आए हैं हम लोग। तो जय सिंह जी, आप देख रहे हैं सर्कल ऑफिसर के दफ्तर का चक्कर लोग लगातार लगा रहे हैं, कतारबद्ध हैं, परेशान हो रहे हैं, दूरी है फिर भी दूरी तय कर वहां पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि दस्तावेज उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। फिर से वही परेशानी, ऑनलाइन जो दस्तावेज उन्हें प्राप्त हो सकते हैं उसके लिए सर्कल ऑफिसर के दफ्तर जा रहे हैं लोग।
मैं बार बार यही अनुरोध कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी ये बात लोगों के बीच में प्रचारित करें कि हर चीज़, हर कागजात के लिए अंचल कार्यालयों में जाने की ज़रूरत नहीं है या जिला में जो अभिलेखागार हैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए जाएं जो कि वास्तव में नष्ट हो गया है, आपको ऑनलाइन नहीं दिखाई दे रहा है, या कोई ऐसी गलती है जिसके कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सभी सामान्य प्रकार के कागजातों के लिए भी लोग जिला अभिलेखागार और अंचल कार्यालयों में जा रहे हैं, जिसकी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सर, क्या आप मेंशन कर सकते हैं कि किस किस तरह की परेशानी अगर आपको है तो आप उस कंडीशन में सर्कल ऑफिसर के दफ्तर जाएं, क्योंकि लोग इससे भी नहीं समझ पाएंगे कि वो हर समस्या के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो किस किस तरह की समस्या होती है तो आपको सर्कल ऑफिसर के दफ्तर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ऐसे मामले जहां की किसी मौजे की किसी गांव का कोई खतियान या जमाबंदी पंजी पूर्ण रूप से आपको ऑनलाइन विधि से नहीं दिख रहा है, उसी संबंध में आप अंचल कार्यालय में जाकर यह परीक्षा करें कि भाई ये हमें ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, तो इसकी जो फिजिकल कॉपी है, भौतिक प्रति है, हमको वह देखनी है, हमको उसमें से कोई कॉपी लेनी है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अंचल कार्यालय में किसी कागजात के लिए जाने की आवश्यकता है। जय जी, जो और चलिए प्रवीण हमारे साथ पूर्णिया से जुड़े हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं। प्रवीण, अगर पूर्णिया की अगर बात करें तो अभी आप कहां पर मौजूद हैं? और जाहिर सी बात है कि जहां पर शिविर लग रहा है वहां भी कई लोग मौजूद हो रहे हैं, अपनी परेशानी वो रख रहे हैं, वहां पर जो सर्वे कर्मचारी है उनकी भी मौजूदगी है। आप कहां पर मौजूद है और किस तरीके की परेशानी लोग बता पा रहे हैं? जी, मैं अभी पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड के दामेली गांव में हूं और ये दामेली पंचायत भवन है और हमारे साथ चलिए प्रवीण, आपके पास आएंगे तो देखिए हमारी कोशिश ये भी है कि जहां पर शिविर लग रहा है, जहां पर पंचायत भवन है, जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां भी ग्राउंड पर उनकी समस्याओं को रैंडमली उनकी प्रश्नों को उठाएं हम। प्रवीण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आप सवाल कुछ पूछ पा रहे थे, क्या वहां के लोगों की समस्या है उसको जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ के जो मुखिया जी हैं अमित कुमार जी, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या है सर्वे को लेकर। मुखिया जी, सर्वे हो रही है, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? देखिए, अभी हमारे यहाँ 20 तारीख को, चूंकि हमारे पंचायत में 3 राजस्व गांव आता है, तो उसमें एक राजस्व गांव में तो आम सवाल हो गया है। तो वहां के लोगों का कहना है और हमने खुद भी देखा कि समस्या ये है कि लोगों का रसीद जैसे ऑफलाइन था पहले, बहुत लोगों ने ऑनलाइन कराया, अब रसीद में खाता खेसरा के साथ रकबा कुछ लिखा हुआ है। जब ऑनलाइन वो जा रहे हैं तो वहां मिसमैच हो रहा है, अंचल जा रहे हैं तो वहां उनका काम नहीं हो रहा है, उनको समय दिया जा रहा है, परिमार्जिन पे डालते हैं, परिमार्जिन पे समय पे नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना था कि इसमें कुछ समय दिया जाता किसानों को कि आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना अपना आप तैयारी कर लीजिए, तैयारी करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए, फिर ये कर्मी आके फिर अपने लोगों के बीच में आके उनका डॉक्यूमेंट लेते या सत्यापित करते। दूसरा एक समस्या क्या है कि इसमें मेयर को दुरुस्त करना है कि ये हमारा डिमार्केशन है, और समस्या ये हो रहा है कि जो हमारे बीच में लोकल अमीन लोग हैं वो अमीन उपलब्ध नहीं है, बहुत कम मात्रा में, और जो है भी तो 4000 5000 डेली लेते हैं, पब्लिक से डिमांड करते हैं, जो सक्षम नहीं है लोग देने से। तो ये सब समस्याएं हैं जिसपे सरकार को अपनी तरफ से कुछ अमीन मुहैया करना चाहिए था, या वो समय दे कि आप 4 महीना 5 महीना 6 महीना भैया आप लोग समय लीजिए, उसके बाद हम आपके पास कर्मी को भेजते हैं, फिर सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। खतियान नहीं मिल पा रहा है लोगों के पास, वो उनके दादा परदादा का है, वो हो पाना, कोई बाहर है कोई कहीं है, तो परिवार में बहुत लोगों को समस्या इस तरह से हो रही है। जमीन तो वो लोग जोत रहे हैं, तो कम से कम ये होता कि आप देखिए आइए जिनका निर्विवाद है और उनके पास रसीद ही है तो अपना अपलोड कर दें, उनका उसी तरह जिस तरह से है वैसा ही उनका सर्वे हो जाए। हाँ, आपत्ति आता है तो बिल्कुल आप वहां पे रोकिए, उनके भाइयों को या परिजनों को खोजिए, लेकिन जहां कोई आपत्ति नहीं है वहां आप ऐसे भी ग्राम सभा करके पूछ लीजिए कि भैया ये इनका है या नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा चीजें। तो ये सब समस्याएं हैं, सरकार को इसमें थोड़ा ये सोच के समय दे सरकार किसानों को कि आप इसमें समय लीजिए। अभी बताया गया कि आप 1 महीना के अंदर अपलोड कीजिए, जो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं कि वो हो जाए। ये सब समस्याएं यहाँ पर हैं। जी, तो हमारे साथ और कुछ किसान हैं यहाँ पर, आइए हम बात करते हैं इन लोगों से भी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर प्रसाद चौधरी। सर्वे में क्या क्या समस्या है? सर्वे में समस्या यही है सर, जो हमारा जो ऑफलाइन का रसीद है वो सही है, ऑनलाइन रसीद कटाते हैं तो उसमें किसी में खाता गड़बड़, किसी में खेसरा गड़बड़, जाते हैं कर्मचारी के पास, वो बोलता है परिमार्जन कीजिए, परिमार्जन के लिए भेजता है कंप्यूटर वाले के यहाँ, वहाँ 200 रुपया लगता है, वहाँ से आते हैं यहाँ कहता है नहीं कैंसिल हो गया, फिर हम करेंगे परिमार्जन, उसमें भी पैसा लगेगा तब पास होगा।
यही सब समस्या है सर। आपका नाम? जी मेरा नाम नीरज कुमार है। प्रवीण, आपको रोकना चाहूंगी। बहुत सारी समस्याएं हमने सुनी और इस वक्त हमारे साथ खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सर, आपने अभी अभी सुना है कि ये किसान जो है वो कह रहे हैं कि परिमार्जन को लेकर भी हमें पैसे देने पड़ते हैं और उसे फिर कैंसिल भी कर दिया जाता है और फिर दोबारा बनाने की बात कही जाती है। तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए, अभी दो तरह की समस्याएं अभी आपके रिपोर्टर ने बताई। पहली ये बताई कि लोगों को समय कम मिला है, उस समय को बढ़ाना चाहिए स्वघोषणा समर्पित करने के लिए, अपने दस्तावेजों को समर्पित करने के लिए। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बोला कि हम लोग इसको बढ़ाने का विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको नवंबर तक ले जाएंगे, इसलिए अभी बहुत जल्दी करने और घबराने की किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है, कोई भी इसमें छूटेगा नहीं। तो एक तो ये कि स्वघोषणा का समय सरकार बढ़ाने का विचार कर रही है, निश्चित रूप से जल्दी ही उसको घोषित भी कर देंगे। जरूरत पड़ी तो उस पर सरकार जो है नियमावली आदि में अगर कोई चेंज करना पड़ा तो उसको भी करेंगे। दूसरी जो समस्या अभी समझ में आई कि अंचल कार्यालयों में जो है भ्रष्टाचार की शिकायतें जो हैं वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पर काम कराने के लिए लोगों को तंग किया जा रहा है। इसके बारे में विभाग ने कड़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं और अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोगों से ये अपील है कि वो एक तो देखिए, जब आपको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसके लिए भी आप अगर अंचल जा रहे हैं तो एक तो ये भी दिक्कत है कि अगर कागज़ की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी आपको लेना ही नहीं है, आप कोई भी प्रिंट कर करके ऑनलाइन किसी भी कंप्यूटर से दे सकते हैं, तो उसके लिए तो आप जाइए ही नहीं। अगर आप किसी विशिष्ट काम के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसा है जैसे परिमार्जन में आपने अप्लाई किया है या म्यूटेशन में अप्लाई किया है, कोई बदमाशी कर रहा है, तो निश्चित रूप से समाहर्ता से और इन लोगों से आप शिकायत कीजिए। इस चीज पर कड़ी से सर, लोग बार बार यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह की प्रक्रिया हम क्यों ना कराएं, वहां पर पैसों की जरूरत पड़ रही है। अभी अभी आपने भी सुना कि 200 रुपए देते हैं, फिर मुझे देना पड़ रहा है, दोबारा देना पड़ रहा है। तो क्या ये पूरी प्रक्रिया में जरूरत पड़ती है पैसों की? आपको देना अनिवार्य होता है क्या? नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी भुगतान, कोई भी पैसा किसी प्रक्रिया में नहीं देना है, ये मैंने पहले भी स्पष्ट किया है। मैंने यह भी उपाय बताया कि अगर किसी का दाखिल खारिज अपडेट नहीं है या उसके रिकॉर्ड में कहीं कोई गड़बड़ी भी है तो वो स्वघोषणा में सही चीज़ को लिख करके समर्पित करे। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसके सत्यापन के समय उसका निराकरण किया जाए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, कि पटना से भी ऐसी ही शिकायत आई है कि कर्मचारी जो है, एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि कर्मचारी से फॉर्म मांगा, उन्होंने फॉर्म ही नहीं दिया। वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जो बंदोबस्त पदाधिकारी है अनाउंस किए थे, मीटिंग किए थे, मीटिंग में वो अनाउंस किए कि फलना फलना फार्म हम आपको मंगलवार को दे देंगे, लेकिन वो फॉर्म वो दिए नहीं और बल्कि वहाँ गए तो बड़ा आवेश में बात की कि सब हमारे पास क्यों आ जाते हैं, अब फार्म दुकान में मिलता है, जाके लीजिए। इस तरह का बात हुआ। जी, तो चलिए, एक कर्मचारी को लेकर के और बाकी अधिकारियों को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं। जय सिंह जी, एक सवाल ये भी है कि जो सर्वे कर्मचारी जो अधिकारी बनाए गए हैं, खास करके उसमें 3 लोग हैं, अमीन है, कानूनगो हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। अगर जब ये प्रपत्र जमा कर लिए जाएंगे उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? जब लैंड पर ये लोग जाएंगे तो क्या रैयतों को रहना ज़रूरी होगा जो घर से बाहर रह रहे हैं? क्या उनका लैंड पर रहना ज़रूरी होगा? वो किस लोगों को रख सकते हैं? कैसे काम होगा? एक दो चीज़ें मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं। अभी आपने जिन बुजुर्ग की बात सुनाई उससे ऐसा लगता है कि लोगों ने फॉर्म के लिए अप्रोच किया और फॉर्म उनको नहीं मिल पाया। एक यह भी महत्वपूर्ण जानना होगा कि उस फॉर्मेट को आप सादे कागज़ पर भी अगर खींच करके अगर उसमें भी जानकारियां भर के दे देते हैं तो वह भी पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई कंप्यूटराइज और बिल्कुल प्रिंटेड कोई फॉर्मेट की ही ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं है। बस उस फॉर्मेट को आप देख लीजिए। फॉर्मेट जो है हम लोगों ने ऑनलाइन डाल रखा है, उसी के आधार पर आप एक सादे कागज़ पर भी बना करके दे सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। दूसरा, अगली प्रक्रिया यह होगी कि स्वघोषणा का समर्पण करने के बाद उन सभी को अपलोड किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन जमा किया है, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन जमा किया है। एक सवाल ऑफलाइन है उसको स्कैन करके हम अपलोड करेंगे। हाँ, बताइए। जैसे एक सवाल ये भी आ रहा है कि इनिशियल हमारे पास कुछ जानकारी है, हमने उसके आधार पर अपना फॉर्म भर दिया, लेकिन क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा? इसकी भी एक चिंता बनी रह रही है कि क्या हमने कहीं खाता नंबर मिस कर दिया, कहीं कोई खेसरा हमने मिस कर दिया, तो फिर उसके बाद से क्या होगा? या फिर इनिशियल कुछ जानकारी लेकर के हम भरते हैं तो आप लोगों की तरफ से भी मदद की जाएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको सुलझाने की कोशिश होगी? एक चीज़ तो ये ध्यान में हम लोग रखें कि कोई चीज़ इसमें तुरंत रिजेक्ट नहीं होती है। ये सर्वे एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किए कि क्या गलत वंशावली बना करके दे देंगे तो हमारा दावा रिजेक्ट हो जाएगा।
अभी हम सर्वे जो कर रहे हैं, दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें अभी अंतिम निर्णय नहीं कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन तभी होता है जब कोई फाइनली कोई निर्णय लिया जाता है। तो यह तो अभी 8-10 महीने बाद इसका समय आएगा। वर्तमान में कोई भी कागज़ रिजेक्ट नहीं हो रहा है। अभी आप सिर्फ कागज़ जमा करें, जानकारी पूरी नहीं है या कागज़ पूरे नहीं हैं तो भी उसको जमा करें। जब बीच में सर्वे में फील्ड में जो लोग जाएंगे, आपके पास भी समय रहेगा, 3 बार सुनवाइयों का अवसर है, उन अवसरों पर भी आप बचे हुए कागज़ों को सबमिट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को भ्रम होना चाहिए। कोई भी दावा अभी तुरंत रिजेक्ट होने नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो आप लोगों के पास भी कुछ लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ डेटास होंगे, उसका मिलान करेंगे आप लोग। जो अमीन होंगे अगर लैंड पर हो जाते तो क्या, एक सवाल ये भी लोगों का है कि क्या फिर से ज़मीन मापी वगैरह आप लोगों के स्तर से की जाएगी? जो अमीन होंगे क्या वो दोबारा मापी करेंगे? दोबारा मापी करेंगे। देखिए, मैं इसको भी स्पष्ट कर देता हूँ। हमारे पास एक डिजिटल मैप बना हुआ है जो एरियल फ्लाइंग हम लोगों ने कराई थी 2012 से लेकर के 2016 तक। उसके मैप हमारे पास हैं। उसमें हमारे पास भूमि के टुकड़े भी दर्शाए गए हैं और उस मैप के अनुसार जो उन रकबों का, उन टुकड़ों का जो रकबा है, एरिया है, वो भी हमारे पास है। तो हम लोग उन ज़मीन के टुकड़ों का नक्शा और उनका क्षेत्रफल ये लोगों के बीच में ले आएंगे और फिर लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि वो कितना सही है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। उसके आधार पर फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो अभी एक एक ज़मीन के टुकड़े की मापी अलग से नहीं होगी, बल्कि जो हमारे पास नक्शा है डिजिटाइज और उसका जो क्षेत्रफल हमारे पास कंप्यूटर से निकाला हुआ है, हम उसको प्रदर्शित करेंगे लोगों के बीच और उस पर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है कि मेड़ डड़ेर बनाने की बात हो रही है कि अगर हम आपसी बंटवारे के साथ, मौखिक बंटवारे के साथ एक हम रह रहे हैं तो क्या उसका सीमांकन सही तरीके से करना ज़रूरी हो जाएगा? अगर हम सामूहिक तौर से भी अगर रह रहे हैं तो क्या वो जब संयुक्त खाता खुलेगा या फिर अलग अलग, क्या ये सर्वे बंटवारा भी कर देगा भाइयों के बीच में? क्योंकि उनको क्या पता होगा कि किस प्लॉट पे कौन से भाई रहेंगे, कहीं रोड वाला ज़मीन पड़ रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर सर्वे डिटेल्स रख के अपना उस हिसाब से संयुक्त खाता खोल देंगे? देखिए, अब एक सामूहिक प्लॉट है और उसमें अगर 3 भाइयों का अलग अलग हिस्सा है तो कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, इसका निर्णय तो उस फैमिली को ही करना पड़ेगा, उस परिवार को करना पड़ेगा। और अन्यथा की स्थिति में यह मामला सिविल वाद में निर्णित हो पाएगा। अगर सभी भाई खुद से शामिल रूप से अगर एक यह समझौता कर लेते हैं कि हाँ कौन किस आगे रहेगा, पीछे रहेगा, और एक नजरी नक्शा बना करके दे देते हैं, तो उसके हिसाब से उस प्लॉट को हम लोग सब डिवाइड कर करके उसको हम अपडेट कर लेंगे। लेकिन कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, इसका निर्णय सर्वे की टीम नहीं कर सकती है। इसका निर्णय तो उन भाइयों को खुद ही करना पड़ेगा। तो क्या वो जो प्लॉट सर्वे में उनका नाम चढ़ा दिया जाए, क्या वो बंटवारे के तौर पर मान्य हो जाएगा कि फिर से शेड्यूल बंटवारा रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा? अभी जैसा मैंने पहले भी कहा है, नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि अगर सभी लोग सहमत हैं और उस सहमति के आधार पर किसी प्रॉपर्टी को आपस में बांटते हैं और सभी सिग्नेचर करके दे देते हैं, तो उसकी मान्यता यहाँ पर होगी। और यहीं पर नहीं, दाखिल खारिज में भी इसकी मान्यता है, उसके आधार पर दाखिल खारिज भी किया जाता है, तो यहाँ भी उसकी मान्यता होगी। बस शर्त यह है कि सबकी सहमति और सबका हस्ताक्षर होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से पूर्णिया चलते हैं। कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आप बात भी लोगों से कर रहे थे, खास करके लोगों की जो समस्या है ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर के है। अगर कहीं किसी ऑफिस में जा रहे हैं वहां उनको दिक्कत हो रही है। हालांकि लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको करके आप अपनी समस्याओं का निदान आप बिना भटके कर सकते हैं। अभी लोगों से बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। जी, हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पर, आइए हम बात करते हैं। जी, मेरा नाम नीरज कुमार झा है। क्या समस्याएं आ रही है ऑनलाइन को लेकर या की समस्या आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे राजस्व ग्राम में अभी तक इस पर कोई आम सभा नहीं हुआ है। और रही बात क्या, जो जन जागरूकता, लोगों को में जन जागरूकता की कमी है। लोगों को सही तरह से पता नहीं है कि हम अपनी ज़मीन का किस तरह से ऑनलाइन सर्वे करें। ये सरकार की अच्छी पहल है, स्वागत योग्य है, लेकिन जन जागरूकता की कमी से लोग जो हैं बड़े उहापों की स्थिति में पड़े हुए हैं और मतलब एक भय व्याप्त हो गया है कि क्या हमारी ज़मीन चली जाएगी, क्या हम किस तरह करें। इसलिए हमारी अपील है जो जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को समझाया जाए और बेहतर तरीके से लोगों को बता करके लोगों को संतुष्ट किया जाए। और रही बात क्या, जो हमारे यहाँ जो राजस्व कर्मचारी होते हैं
उनको इस विभाग में दायित्व दिया जाए, भी अपने तरीके से, क्योंकि वो सब इन लोगों से जुड़े हुए हैं और उनको अच्छी जानकारी है, लोगों को संतुष्ट करेंगे। हमारी सरकार से ये अपील है। आप बताइए। मेरा नाम समक लाल है। ग्राम पंचायत में राजस्व के बारे में, सर्वे के बारे में, मंदिर की रसीद ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन कटाने कहीं 10,000 5,000 रुपया मांग रहा है। क्या करें हम? आप बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौधरी है। इस रसीद में अभी ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन है, ये रसीद पहले वाला सबका सही है, कागज भी अभी जो रसीद कटाने जाता है उसमें खाता खसरा का कोई उल्टा पुल्टा है, आपका उधर उसका उधर, और ऑनलाइन जो कटता है फिर सब बेकार हो जाता है, फिर उसको शुद्धि करने में बहुत पैसा लगता है, उस रसीद को शुद्धि करने में। तो पहले इस रसीद पेपर सबका अपडेट चेक किया जाए, इसके बाद पहल किया जाए इसमें। चलिए, जय सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं आपने सर सुनी होंगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि रसीद कटाने के लिए भी पैसे लग रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रक्रिया से जाते हैं तो पैसे लग रहे हैं। हर जगह पैसों की जरूरत, पैसों की मांग की चर्चा की जा रही है। पहली चीज़ तो ये कि ऑफलाइन रसीद कराने की व्यवस्था जो है वो सरकार ने ख़त्म कर दी है। अब रसीद केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कट सकती है और उसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही हो सकता है। अब दूसरी बात ये जो बता रहे हैं कि रसीद में ऑनलाइन जब कटाने जाते होंगे तो उनको कई सारी जानकारियां नहीं दिखाई देती होंगी या कुछ मिसिंग होगा जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए परिमार्जन के माध्यम से आवेदन करें, बाकी किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऑफलाइन रसीद आज के समय में कट नहीं सकती है, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिल्कुल। और चलिए आपके पास आएंगे, भागलपुर से आशीष हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हैं। आशीष, आपके पास भी कुछ लोग हैं, उनकी समस्या क्या है? जी, अभी हम गोराडी प्रखंड के अगरपुर माचीपुर के जो पंचायत भवन है वहाँ हैं, और वहाँ जो है काफी संख्या में लोग हमारे साथ हैं। हम यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, हम पहले उनसे बात करते हैं। सर, क्या परेशानी आ रही है जमीन सर्वे को लेकर? जमीन सर्वे के लेके परेशानी हो रहा है कि सबसे पहले तो उसको सुधारा जाए। किसी के नाम से किसी के वो पड़ गया है, कहीं पर कुछ नाम है तो गया है। इसके लिए पंचायत में ही पर्यवेक्षक दिया, कर्मचारी के बैठावे कि कर्मचारी। चलिए, आशीष से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हो रही है। जय सिंह जी, आपने सुना होगा कि नाम में सुधार को लेकर सरपंच मांग कर रहे हैं, तो क्या ऐसी भी गलती हुई है क्या? जी जय सिंह जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपका सवाल सर अभी भागलपुर में एक जगह पर सरपंच से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि नाम में बहुत गलती दिख रही है, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी नाम में बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। देखिए, नाम में परिवर्तन करने की आवश्यकता, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप स्वघोषणा समर्पित करें जी। जो भी नाम आपको समझ में आता है आप सही नाम लिखें, दस्तावेज में अगर गलत भी हैं तो उनको सपोर्ट करके लगा करके आप सबमिट करें। बाकी प्रक्रिया आगे होती रहेगी, लेकिन शुरुआती दौर में ही बिल्कुल परफेक्शन के चक्कर में लोग अनावश्यक विलंब न करें। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि आप पहले स्वघोषणा समर्पित करें। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर सरकारी जमीन आपके नाम पर हो गई हो या निजी जमीन सरकारी हो गई हो तो भूस्वामी को किस तरह के कागजात को जमा करने होंगे? देखिए, सरकारी ज़मीन आपकी तभी हो सकती है, एक तो सरकार ने आपको किसी योजना में बंदोबस्त की हो, आप लैंडलेस हो, या आप अभियान बसेरा के तहत आपको रहने के लिए दी हो। दूसरा ऐसा हो सकता है कि किसी न्यायालय के आदेश से वो आपको मिली हो। तो इन दोनों तरह के प्रमाण आपको देने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला है तो निश्चित रूप से या तो अवैध कब्जे का मामला है सरकारी ज़मीन का, तो तदनुसार अलग से उस पर जो है नाम दर्ज करने की कभी कभी ऐसा होता है कि एयरपोर्ट बनाने के लिए या किसी तरह के सरकारी निर्माण कार्य के लिए जमीन जो होती है उसे अधिग्रहित कर लिया जाता है और उस जमीन के बदले पैसे सरकार की तरफ से दे दिए जाते हैं। तो क्या उस जमीन को भी सर्वे के दौरान देखा जाएगा? निश्चित रूप से उस जमीन को भी देखा जाएगा और जिस पर्पज के लिए, जिस अथॉरिटी के लिए उस जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उस अथॉरिटी का नाम सर्वे खतियान में दर्ज किया जाएगा। चलिए, एक सवाल ये भी है जय जी, राकेश रंजन है, वो कह रहे हैं कि सिकमी खाता का क्या होगा, किसके नाम से खाता खुलेगा? सिकमी
दखलकार के नाम से या खातेदार के नाम से? देखिए, शिकमी के मामले में स्पष्ट प्रावधान था कि उसका रैयतीकरण कराया जाना था। शिकमी खातेदार से उसको रैयती खातेदार के रूप में कन्वर्ट होना था। ये बीटी एक्ट के अंतर्गत प्रावधान दिए हुए हैं, डीसीएलआर इसकी कार्रवाई करते हैं। तो इस कार्य को समय रहते करा लें तो रैयती खाता खोला जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में परेशानी होगी इसमें। अच्छा, चलिए देखिए, एक और राजधानी पटना का एक केस कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि परेशानी जो है, राजधानी पटना ग्रामीण इलाकों में सरकार जमीन सर्वे का आदेश लागू कर चुकी है, पर बगैर पुख्ता व्यवस्था के आदेश लागू हो चुका है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन अधिकारियों पर सर्वे के नाम पर अवैध वसूली का आरोप भी वहां से लग रहा है। क्या तस्वीर आई उसको थोड़ा समझते हैं। अभी जिससे मान ले खतियान पूछ रहे हैं तो किन्हीं को दादा से के परदादा को नाम नहीं बता रहे हैं, और वो खतियान कैसे मिलेगा? अब खतियान ये सरकार हर समय गलती करती है, ऐसा मतलब स्कीम करते हैं कि सब तरीके से पब्लिक और किसान मर रहे हैं। अगर 200 के खर्च पर तो 2000 रुपया मांग रहे हैं। अब बताइए कि जिसके अवैध वसूली भी की जाए, अवैध वसूली भी की के नाम पे। हाँ, इस पर हम चाहेंगे कि ये बिहार सरकार के मतलब पदाधिकारी है या हमारे बिहार का सीएम है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पर मैंने काम को किया जाए। ऐसा ही कुछ ऐलान कर देने से कि ये हम कर दिए और उसके पीछे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बारे में उनकी गहराई तक जाना होगा। तो जय सिंह जी लगातार, और हम लोग को बहुत समस्या दिक्कत, जैसे का बोले कि कागज नहीं है, कुछ कागज दादाजी लिए खेत, लेकिन का बोले कि है नहीं। तो जय सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपने सुना होगा कि अवैध वसूली के आरोप भी अब लोग लगा रहे हैं और साथ ही साथ वही समस्या, फिर से कागजात नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें इसमें, एक तो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, वो हम लोगों के विभाग के संज्ञान में है, उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी अवैध वसूली आदि की बात है तो आप समाहर्ता से डीएम से मिलकर बताएं। सरकार की तरफ से सभी डीएम्स को स्पष्ट निर्देश है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें। दूसरी बात जो दर्शक कह रहे हैं कि कागजात नहीं है, तो अब उसमें ये सोचना पड़ेगा कि आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति है, आपके बाबा की परबाबा की है, तो वास्तव में तो आपको उसके कागजातों की चिंता करनी चाहिए जी। अब इसमें सरकार का एक लेवल तक ही अपना सरकार रोल प्ले कर सकती है कि उसके रिकॉर्ड्स में जो दस्तावेज हैं उनको लोगों के समक्ष ले आए, ऑनलाइन करे, ताकि लेकिन आप लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मैं कुछ ये लोग कहूंगा बाढ़ कि पीड़ित अगर कोई होते हैं, specific कहीं केस है तो आग लग बताएं, जाती है, उसका कोई अगलगी में उनके कागजात जल जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें? वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी मुझे कागजात नहीं मिल रहे, दफ्तर जा रहे हैं, वहां चक्कर लगा रहे हैं, वहां भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या करें? फिर से उन्हें नई तरीके से कागजात बनवाने पड़ेंगे, दस्तावेजों को तैयार करना पड़ेगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी? उसकी प्रक्रिया वही होगी जो किसी दस्तावेज, जैसे अगर किसी के पास सेल डीड नष्ट हो गई है तो उसको रजिस्ट्री वाले रिकॉर्ड रूम से उसको फिर से निकलवाना होगा। जिस प्रकार हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारी मार्कशीट वगैरह जब खो जाती है कहीं तो हम फिर से उसको डुप्लीकेट कॉपी निकलवाते हैं, लगभग उसी तरह की प्रक्रिया में आप डुप्लीकेट कॉपी निकलवाएंगे और उससे संभवतः इस समस्या का समाधान हो। राजधानी पटना से एक बुजुर्ग की बात आपको सुनवाएंगे। वहां पर जमीन उनके दादा के नाम पर थी, लेकिन अभी कागज उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें भी परेशानी हो रही है। क्या वो कह रहे हैं बुजुर्ग, आप पहले सुनिए। सर्वे चल रहा है तो आदमी को बहुत सा परेशानी है कि जो भी दिक्कत है कागजात में, वो सब आदमी को कहीं कहीं दूर दूर जा कर के व्यवस्था करना पड़ रहा है। हमको कहना यही कि सारा व्यवस्था अगर यहाँ ब्लॉक में होता तो कहीं आदमी को जाने नहीं पड़ता। तो पटना जिले में ही एक और व्यक्ति से जब हमने बातचीत की है तो उन्होंने बताया है कि ब्लॉक में जाने पर अधिकारी चक्कर लगवाते हैं, कोई जिम्मेदारी से काम करने को तैयार नहीं है। उनकी भी बात सुनते हैं। तो जय सिंह जी, आपने सुना कि एक एक करके लोग अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। पहले ये कह रहे हैं कि कभी अधिकारी चक्कर लगवाते हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि स्थानीय ब्लॉक में काम हो जाता तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो क्या इस समस्या का भी समाधान हो सकता है? लोग कह रहे हैं कि वहीं पर अगर हमारा काम हो जाता तो परेशानी नहीं होती। अभी इस कार्यक्रम के दौरान जितने लोगों ने अपनी अपनी जिस प्रकार की समस्याओं की चर्चा की उसको हम सारे लोगों ने नोट भी किया है और उसका संज्ञान विभाग लेगा। इसमें जिन जिन चीज़ों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, एक तो भ्रष्टाचार की शिकायतें, दूसरा दुर्व्यवहार की शिकायतें, कागजात उपलब्ध न होने की शिकायतें,
कागजातों को स्थानीय रूप से अंचलों में उपस्थित करवाने की जो सुझाव, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और निश्चित रूप से अभी आने वाले समय में हम इन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसका विभाग पूरा प्रयास करेगा। जी जय जी, एक रितेश कुमार है, वो ये लिख रहे हैं, उनका सवाल ये है कि ऑनलाइन खतियान भी हम निकाल पा रहे हैं, लेकिन उस खतियान को उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो कैथी लिपि हो कोई और लिपि। अच्छा, इस पर हम बातचीत करेंगे। एक बार फिर से धर्मेंद्र के पास चलते हैं, वो जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आप जहां पर मौजूद है वहां के लोगों की किस तरीके की परेशानी है? धर्मेंद्र, न्यूज 18 संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ आप बता पाएंगे लोगों की परेशानियों के बारे में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे बहुत लंबी कतार है। आप उन लोगों से जरा बात कीजिए, परेशानी पूछिए और हम तक भी पहुंचाइए। जी, जिस तरह से लगातार बिहार सरकार के द्वारा भू सर्वेक्षण का काम युद्ध स्तर पे किया जा रहा है और लोग भी देखिए, चिपुरा पंचायत है और चिपुरा पंचायत में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने सर्वेक्षण को लेकर। लोगों की परेशानियां काफी हैं और इसीलिए जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार लोगों की परेशानियों को दूर करने में ही जुटे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो लोग हैं उनसे बातें करें कि आखिर उनको परेशानी क्या है, क्या परेशानियां सामने आ रही हैं। बाबा, परेशानियां क्या सामने आ रही है? सबसे पहले परेशानी यह है कि सर्वे टेक्निकल रूल कहती है कि जून से लेके अक्टूबर तक सर्वे नहीं होना चाहिए, इसलिए पब्लिक वर्क नहीं होना चाहिए, इसलिए कि लोगों को खेती बाड़ी बरसात के समय है, ये रूल कहती है। लेकिन ये स्टार्ट किए हैं सावन और भादों में, खेत का पटवन रैयत करेगा कि यहाँ परेशानी। दूसरी बात कि सर्वे सेटलमेंट में मैनुअल कहता है कि सरे जमीन पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑफिस में बुझा रहता ब्लॉक जैसा कर रहे हैं, ब्लैक में, यह गलत है। तो किसी के जमीन को किसी दूसरे के नाम पर लिखाने इस तरह की कवायद भी हो सकती है अगर ये मैनुअल ऑफिस में बैठ कर इस तरह के जमीन का एग्जाम हो सकती है, एग्जाम हो सकती है। चलिए धर्मेंद्र, इस वक्त हमारे साथ खुद जय सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर मैं रुक करूंगी। सर, आपने सुना ये बहुत बड़ी समस्या कह रहे हैं कि वहीं बैठकर किसी और के नाम पर जमीन लिखवाई जा रही है या लिखवाई जा सकती है, तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि सर्वे की प्रक्रिया में किसी प्लॉट के अगेंस्ट, किसी भूखंड के अगेंस्ट किसी का नाम जो लिखा जाता है वो खेसरा पंजी में लिखा जाता है फॉर्मेट 6 में, जिसका समय अभी आया ही नहीं है। यह कार्य जो होगा कम से कम अभी निश्चित रूप से 5 महीने बाद होगा। तो यह कहना कि दूर ही बैठ करके किसी की जमीन किसी के नाम पे लिखी जा रही है, ये थोड़ी जल्दीबाजी है। अभी ये कार्रवाई हो नहीं रही है। हाँ, अगर कोई इस तरीके की किसी में शिकायत अगर कर रहा है तो निश्चित रूप से विभाग के नॉलेज में ले आए, हम लोग देखेंगे कि वास्तविक रूप में क्या मामला है। बट यह कार्रवाई खेसरा पंजी लिखने की वो तो अभी 5 महीने बाद होगी। जय सिंह जी, आपने हमारी तमाम समस्याओं को सुना और उन समस्याओं का समाधान भी आपने किया है न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आपने हमारी समस्याओं को तो सुना ही, साथ ही साथ बिहार के तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे थे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, लगातार आपने कॉल्स भी सुनी, उनकी फरियाद सुनी, उनकी समस्याएं सुनी और क्या परेशानियां उन्हें हो रही है, कैसे इसका समाधान आपके विभाग की तरफ से किया जा सकता है, आपकी तरफ से किया जा सकता है, उसकी भी चर्चा आपने हमारे चैनल पर की है। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो देखिए, पटना जिले में ही लगातार आपने लोगों की समस्याएं सुनी, बिहार के पूरे अलग अलग जिलों से हमने आपको एक एक दर्शक की आवाज भी सुनवाई। अगर अब भी आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम को फिर से सुन भी सकते हैं। हमारे डिजिटल माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक पर भी आप इस कार्यक्रम को दोबारा लाइव जाकर सुन सकते हैं और उसके बाद आप जो भी समस्याएं इस कार्यक्रम में जिसकी चर्चा की गई है उन समस्याओं का समाधान आप फिर से सुन सकते हैं और आपकी भी समस्या अगर उसमें से कोई भी है तो आप उस उलझन को सुलझा सकते हैं। हमारी ये कोशिश थी, हम ये आशा करते हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान जरूर हुआ होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।